हेलो एवरीवन। आज हम लोग रियल नंबर्स पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का मैथ का पहला चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये है कि रियल नंबर होता क्या है। फिर हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पहले क्लासेस में जान चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। साइड में आपका बुक का पहला चैप्टर का पीडीएफ आप देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ पढ़ाते जाऊंगा कि क्या होता है रियल नंबर्स एंड क्या यूजेस है। ये चैप्टर में हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, √2, √3, √5 जो चीज़ें होती है उसको हम लोग देखेंगे कि क्यों इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो बेसिकली ये जो पहला चैप्टर ये है कि हम आप लोग को ये दर्शाता है कि रियल नंबर होता क्या है। और पहला चीज ये है कि जब नंबर सिस्टम हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि नंबर लाइन, इंटीजर्स। सो एंड उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पहला चीज तो ये है कि हम इंटीजर्स देखेंगे कि ये देखिए, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम देखते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +1, +2, +3, ये ऐसे नंबर लाइन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। और इस तरफ होता है -2, -3, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। अच्छा, इसको ये सबको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अच्छा, 0 से इस तरफ होता है, जो राइट साइड में होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो रेशनल नंबर, उसके बाद जो आता है रेशनल नंबर आता है। व्हाट इज रेशनल नंबर? पहले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर के बारे में, बट ये जो चैप्टर में हम लोग को नया इंट्रोड्यूस होगा क्या ना, इरेशनल नंबर्स। तो पहले हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। जो पहला जो बेसिक डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर को द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आज p/q फॉर्म एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर इज ए कंडीशन q नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया, सपोज मान लो कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं जो हमारा 4/0। 4/0 क्या होता है, अगर हम लोग इसका मतलब क्या है, वो रेशनल नंबर का p/q फॉर्म का मतलब क्या है, इसको हम लोग जनरली चीज में हम लोग बोलते हैं कि 4/0। अच्छा, कोई भी चीज 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो कैसे होगा। बेसिकली हम लोग जो डिवीजन मेथड करते हैं, जनरल डिवीजन मेथड, तो 4 यहाँ पे होता है और 0 डिविजर होता है। तो 0 का कोई भी मल्टीपल आप ले लो तो वो 0 ही होगा। 0 का n⁻⁴ कुछ भी ले लो तो वो 0 होगा। तो कभी भी यहाँ पे हम लोग डिवीजन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। So there is a condition, the important condition is q not equal to 0। ऊपर p 0 हो सकता है पर q not equal to 0, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। सो कोई भी अगर हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, इसको अगर हम लोग देखेंगे कि 4/8 ये भी एक रेशनल नंबर है क्या? हाँ, रेशनल नंबर बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं, बट रेशनल नंबर कब बोलेंगे, जिसका को प्राइम 1 होता है। व्हाट इज को प्राइम? को प्राइम होता है जो प्राइम नंबर का जो न्यूमरेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए, आप देखिए कॉमन फैक्टर का ये हो जाएगा 2। इसको अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4। इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए, तभी जाके रेशनल नंबर बोल सकते हैं। सो p/q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए 1।
सो दैट कि हम लोग इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो कोई भी अगर दो डिजिट है, दो इंटेजर है, अगर उसका कॉमन फैक्टर 1 है तभी जाके हम लोग उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था आप लोग का रेशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो कुछ थ्योरम्स यहाँ पे लिखा गया है। पहला चैप्टर में आपको एक दो थ्योरम्स है जिसको हम लोग बोलेंगे कि जो अरिथमेटिक, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक जो कैलकुलेशंस होती है, अलजेब्रिक नंबर सिस्टम होता है, उसमें दो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दो पहला जो थ्योरम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, थ्योरम नंबर 1.1। थ्योरम 1.1 क्या बोलता है? थ्योरम 1.1 ये बोलता है कि एवरी कंपोजाइट नंबर, हम लोग एक एक करके पूरा देखेंगे होता क्या है ये सब। एवरी कंपोजाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड आज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो इस चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, एक एक सेंटेंस समझाऊंगा आपको। क्या बोला थ्योरम 1.1? एवरी कंपोजाइट नंबर, पहले तो ये जान लो कि कंपोजाइट नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर और कंपोजाइट नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका जो फैक्टर होता है बा मल्टीपल होता है तो उसका 1 होगा। जैसे कि हम लोग का 2, 3, 5, 7, उसका जो हम लोग निकालते हैं फैक्टर्स, जैसे कि 2 का क्या क्या है? 1 एंड 2। तो प्राइम नंबर होता क्या है? द फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ, but the composite number has more than 3 factors, one itself and one more number। So like 4 क्या होता है? 1, 2, 4, more than 2। So composite number, तो क्या बोला थ्योरम 1.1? एवरी composite number can be expressed or factorized। हम लोग उस नंबर को, कंपोजाइट नंबर को लिख सकते हैं। किस तरह का लिख सकते हैं? बा फैक्टराइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। एंड दिस फैक्टराइजेशन और एक्सप्रेशन इज यूनिक। किसका यूनिक है? उस कंपोजाइट नंबर, कोई भी आप कंपोजाइट नंबर ले लो, सबका यूनिक एक्सप्रेशन आएगा। कोई भी, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। ये जो चीज लिखा गया है कि अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स, कोई भी ऑर्डर में हो, चाहे आप 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर कोई भी हो चलेगा। पर जैसे कि सपोज मान लो कि 6 इज ए कंपोजिट नंबर, उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे प्राइम नंबर के साथ। कैसे प्राइम नंबर? इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जो शायद आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन आप दो तरह का कर सकते हैं, जैसे कि एक एलसीएम मेथड में है, जैसे कि हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं उसको, और दूसरा चीज ये है कि उसको ट्री फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, ट्री मेथड। तो दोनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कैसे। सपोज मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं 12 इज ए कंपोजिट नंबर। सपोज जब आप 12 ले रहे हो तो 12 का दो तरह का हम लोग दो मेथड में देखेंगे, एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है ट्री मेथड। लेट्स एग्जांपल 12। तो 12 जब हम लोग डिवीजन मेथड में देखेंगे, पहला तो हम लोग लेंगे 2 से। अच्छा, पहला 2 क्यों लेंगे? तो पहला प्राइम नंबर 2 है। अब 12 2 में जा रहा है, इसलिए मैं 2 ही ले सकता हूं। अगर 15 ले लूंगा, कोई भी कंपोजिट नंबर जो कि 2 में डिविजिबल नहीं है, जो कि ऑड नंबर है, तो हम लोग 2 नहीं ले सकते। तो पहला, इसमें पहला जो जाएगा 2 जाएगा, तो फिर रहेगा 6, फिर जाएगा तो 2, फिर रहेगा 3।
ठीक है। तो इसको जब हम लोग देखेंगे, इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 2 × 3, देखो इसमें आप देख सकते हो कि ये सारा का सारा प्राइम नंबर्स है, जैसे 2 और 3। पर यहाँ पे पहले भी मैं 3 ले सकता था, कोई इशू नहीं उसमें। 3 अगर लेंगे तो जैसे सपोज मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, 3 लेके, तो 3 लेंगे तो फिर 4 रहेगा, 4 में 2 जाएगा तो 2। तो ये जो चीजें लास्ट लाइन में बोला गया है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो इसको हम लोग 3 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। बट द मेन थिंग इज यू कैन एक्सप्रेस दिस कंपोजिट नंबर विथ प्राइम नंबर्स। So here is the prime numbers are 2 and 3. So ये था तुम्हारा डिवीजन मेथड, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। उसी चीज को अगर हम लोग ट्री मेथड में देखेंगे, ट्री मेथड में कैसे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे आपको ट्री मेथड दिखाया गया होगा। अगर 12 को देखेंगे, 12 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2 × 6। फिर 6 को भी दो तरह का कर सकते हैं, 2 × 3। ये जो मेथड है, ये जो एक्सप्रेशन ऑफ दिस कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री मेथड, ट्री मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो हम लोग दो तरह का देखे कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि थ्योरम क्या बोल रहा है, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के नंबर से हम लोग एक्सप्रेशन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ये था तुम्हारा पहला थ्योरम। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि जो एक लाइन यहाँ पे वो भी बोला था कि ये यूनिक होगा। जैसे 12 का क्या हुआ, 12 को हम लोग एक्सप्रेस किए 2 × 2 × 3 को। और एक नंबर लेके देखते हैं, जैसे कि सपोज मान लो कि 16 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले जाएगा 2 में, फिर रहेगा 8, 2 जाएगा तो 4, 2 जाएगा तो 2। देखो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2। सो यहाँ पे 12 का हुआ 2 × 2 × 3, यहाँ पे हुआ 2 × 2 × 2 × 2। सो इसीलिए ये बोला कि कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लो, अगर उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो एक्सप्रेशन आएगा, सबसे यूनिक होगा, कोई भी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। अच्छा, तो हम लोग 9th क्लास में एक्सपोनेंशियल अभी पढ़े थे, तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियली कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे। सपोज 16 को यहाँ पे क्या होगा, 2⁴। यहाँ पे 12 को क्या होगा, 2⁴ 2 × 3। इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल 1 है, अगर इसको हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, consider the numbers 4⁴n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4⁴n ends with the digit 0. अच्छा, कोई भी पावर जब होता है, कोई भी नंबर का, कोई भी नेचुरल नंबर का, कोई भी इंटीजर का जब पावर होता है, जैसे कि सपोज मान लो कि 4 का n, यहाँ पे जो एग्जाम्पल में दिया गया है कि 4⁴n। अच्छा, लेट्स एग्जाम्पल n = 1 नेचुरल नंबर है, तो 4⁴1 क्या होगा, 4। 4⁴, एक मिनट, 4⁴1 4, 4⁴2 क्या होगा, 16, तो यूनिट डिजिट में 6। 4⁴3 क्या हो जाएगा, 64। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अच्छा, 4 अगर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 6 आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 6, फिर आ गया 4, फिर आ गया 6। तो ये जो है रिपीट हो रहा है, 4 6, हर केस में ऐसे ही होगा। आप 1 ले लो, 2 ले लो, हर चीज में आपको रिपीटेशन मिलेगा। अच्छा, ठीक है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर n का, कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू के साथ 4⁴n क्या 0 के साथ एंड हो सकता है, जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट में क्या 0 आ सकता है, उसके देखने के लिए। अच्छा, 0 कब आएगा,
पहला चीज ये है, क्वेश्चन ये है कि जीरो कब आएगा, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, कौन सा दो प्राइम नंबर है जो जीरो के साथ एंड होगा, जिसका प्रोडक्ट जीरो के साथ एंड हो सकता है। जैसे कि सपोज मान लो 10 के साथ आप कोई भी मल्टीप्लाई कर दो वो एंड विथ जीरो ही होगा। क्यों? पहले यहां पे 10 है तो जीरो के साथ एंड है तो वो जीरो होगा। और 2 into 5 ये 10 है तो 10 का जो मल्टीपल है 2 into 5, 2 into 5 अगर देखेंगे तो वो एंड एंड विथ जीरो होगा। सो इससे एक आइडिया आता है, अगर कोई भी कंपोजिट के नंबर में फैक्टर 2 और 5 है तो वो चीजें एंड विथ जीरो होने का चांसेस है, ये बात हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फोर का जो है फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा, 4 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होता है, 1 into 2 into 2 होगा, राइट। तो अगर 4 to the power n है तो 4 to the power n मतलब क्या है, 4 to the power n होता है मतलब 4 into 4 into डॉट 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 4, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मतलब 4 का मल्टीपल, एंड 4 का आप कुछ भी मल्टीपल ले लो वो 2 में ही जाएगा, उसका जो प्राइम नंबर्स आएगा वो 2 में जाएगा, 5 उसमें आएगा ही नहीं। तो इसलिए यहां पे बोला 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2, 4 to the power n को लिख सकते हैं 2 to the power 2 into n। सो इट्स ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ 2। तो यहां पे 5 का चांस ही नहीं है क्या? नहीं है। सो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि 4 का ओनली द प्राइम फैक्टर इज 2, नो साइन ऑफ 5। सो there is no possible of end with 0 of 4 to the power n with n any natural number of n। समझ में आया कि हम लोग ये देखें कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है और उसको ये पूछा जा रहा है कि उसका एंड विथ जीरो होने वाला कि नहीं, तो उसमें हमको क्या देखना है कि उसका फैक्टर में 2 और 5 है कि नहीं। अच्छा, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये तो बहुत बेसिक सा चीजें हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है पहले तो ये मैं बता देता हूं। एलसीएम क्या है, द लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एंड एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल्स एंड फैक्टर ये दो चीजें अलग अलग है। कोई भी कंपोजिट नंबर का जब आप फैक्टर्स निकालते हो तो वो एंड विथ इटसेल्फ होता है, बट मल्टीपल्स होता है तो आप कुछ किसी भी चीज के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करो वो उसका मल्टीपल हो जाता है। लेट्स एग्जांपल 6, 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा 1 2 3 एंड 6। वो 6 के साथ एंड हो जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा, वो इटसेल्फ के साथ एंड होता है, बट उसका मल्टीपल क्या क्या होगा, 6 के साथ आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 करो 2 करो 3 करो कुछ भी करो तो वो बढ़ता जा रहा है, ये मल्टीपल्स है। ठीक है, 6 12 18 24 ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो कॉमन कॉमन अच्छा कॉमन कैसे निकलता है, कोई भी दो चीजें होनी चाहिए तभी जाके आप कॉमन निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो वो होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा दो नंबर चाहिए और मोर देन 2 चाहिए। ठीक है, तो उसके रिलेटेड एक थ्योरी है, आपको ये मैं बता देता हूं, लिखो देखो ये एग्जांपल 2 में दिया गया है। फाइंड द एलसीएम and HCF of 6 and 2 by the prime factorization method. Find the LCM and HCF of
6 and 20 by the prime factorization मेथड। ओके, अच्छा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल सकते हैं, राइट। तो पहले 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम, मैंने अभी बताया था, दो मेथड है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। आप कोई भी मेथड यूज करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। अगर मैं निकालूं इसका तो ये हो जाएगा 2 फिर 3, तो इसका जो निकला 2 इंटू 3। 20 का भी उसी हिसाब से अगर देखेंगे कि ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू 5, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोल क्या रहा है, देखो, व्हाट इज एलसीएम, सॉरी, एक मिनट, एचसीएफ एंड एलसीएम मैंने बताया था। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो हम लोग निकाले हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 5, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस 2 and 6, सॉरी 6 and 20। So HCF is the product of the smallest power of each common prime factors in the numbers। क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। अच्छा, अगर मैं इसको पावर के हिसाब से लिखूं तो 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1। इसको अगर लिखूं 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1, है कि नहीं। तो पहला चीज ये है कि देखेंगे कि स्मॉलेस्ट पावर इफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ईच कॉमन प्राइम फैक्टर मतलब यहाँ पे देखो 2 है ना, कॉमन क्या क्या है, 2 है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 5 है, कॉमन नहीं है। अच्छा, इसमें फिर आ गया कॉमन फैक्टर, क्या आ गया 2, एंड द स्मॉलेस्ट पावर, इसमें 2 का जो पावर है वो 2 है, बट यहां पे क्या है 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हुआ 1। सो तुम्हारा एचसीएफ आ गया 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। उसी तरह का अगर हम लोग एलसीएम देखेंगे, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, ठीक है। क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व, मतलब कोई भी अगर इन्वॉल्व है, इसमें कॉमन नहीं बोला, इसमें क्या बोला इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहां पे देखो क्या क्या इन्वॉल्व है, 2 है, 3 है और 5 है कि नहीं, दोनों में। यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 5 है, कॉमन नहीं लेना है, 2 तो लिए है ना, दोनों में से 2 ले लिए, इसमें से 3 ले लिए, इसमें से 5 ले लिए, एंड उसका फिर ग्रेटेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट क्या होगा ना, इसमें देखो 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2, 3 का कितना 1, 5 का कितना 1, तो एलसीएम क्या हुआ 4 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 60। तो एलसीएम इस तरह का निकालने का तो हमको पता ही है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। बट हम लोग एलसीएम जैसे जनरली कैसे निकालते थे, 6 and 20 का एलसीएम हम लोग कैसे निकाल रहे थे, ये 2 में जाएगा, 3 ये जाएगा कितना 10 में है कि नहीं। तो एलसीएम कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 10, दैट इज 60 ऑल्सो। देखो सेम है, तो कोई भी मेथड आप यूज करो आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। तो इससे हमको क्या पता चला, यहां पे एक फॉर्मूला आ रहा है, निकल के आ रहा है, तो दैट फॉर्मूला इज HCF ऑफ एनी टू नंबर।
like A and B into LCM of that two number is equal to A into B. A into B मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, इसको मैं प्रूव करने वाला हूं। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे देखो, यहां पे ही ले लेते हैं a इज इक्वल टू 6। लेट्स एग्जांपल x इज a इज इक्वल टू 6, b इक्वल टू 20। तो हमको पहले से पता है HCF LCM, तो LHS में क्या आ जाएगा, देखो LHS में क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM। RHS में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, तो HCF क्या होता है, HCF कितना आया 2, LCM कितना आया 60, तो 2 इंटू 60 दैट इज 120। अच्छा, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ए हुआ तुम्हारा 6, बी हुआ तुम्हारा 20, देखो 120 आया। तो इससे हमको पता चलता है कोई भी दो नंबर का अगर LCM एंड HCF निकालते हैं, उसका प्रोडक्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप तो याद रखिएगा, ठीक है, बाद में काम आएगा। ठीक, चलो तो उसी बेस्ड में एक क्वेश्चन है, देखो फाइंड द HCF ऑफ 96 एग्जांपल 3। Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Hence, find their LCM. अच्छा, पहले तो बोल दिया कि HCF निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, LCM दिया ही नहीं। एंड अभी हम लोग को क्या बोल रहा है, LCM निकालने के लिए। LCM हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में निकाल सकते थे, बट वो उन्होंने नहीं बोला, वो बोला कि उसको फॉर्मूला यूज करके निकालो। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल देंगे HCF। तो HCF ऑफ 96 एंड 404, ठीक है। तो 96 को अगर हम लोग देखेंगे 96, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 8 2 24, 2 में जाएगा 12, 2 में जाएगा 6, 2 में जाएगा 3, तो ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। उसी तरह का अगर हम लोग देखेंगे कि 404 को, इसमें जाएगा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 0 2, फिर जाएगा 2, तो ये हो गया 101। 101 इज ए प्राइम नंबर। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 101 टू द पावर 1। ठीक है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग HCF निकालने के लिए हमको पता है क्या करेंगे ना, कॉमन फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, 2 है, तो 2 का क्या जाएगा, फिर लोएस्ट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये यहाँ पे है 2, तो लोएस्ट कितना है 2, तो ये हो गया 4। तो HCF हम लोग को आ गया 4। अब हमको निकालना है LCM। LCM क्या निकालना है, हमको फॉर्मूला पता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अच्छा, नंबर्स हमको पता है, HCF पता है, LCM निकल जाएगा कैसे, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स बाय HCF। तो प्रोडक्ट कितना हुआ, प्रोडक्ट होगा आपका कौन सा नंबर था, 96 इंटू 404 बाई 4। आप कहीं पे भी काट सकते हो, ये सपोज काट दो 101 में, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 9696, आ गया LCM। अभी अगर हम LCM निकालते जाए तो पूरा वो लगेगा 96404 का LCM निकालने में। तो ये हुआ तुम्हारा कैसे, अगर सिर्फ HCF दिया हुआ है, कोई भी नंबर 2 का या नंबर दे रखा है, तो LCM कैसे निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। एंड अगर LCM एंड HCF दोनों दे रखा है,
तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कैसे निकालना है वो भी हम लोग देख लिए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 4 क्या दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी ये आप लोग को पता चल गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके कैसे एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब ये मैं नहीं करने वाला हूं। और फिर एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन देखो, दे रखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैंने ये बता रखा है प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, दो मेथड मैंने बताया, एक ट्री वाला बताया और एक डिवीजन मेथड। जो आपको सही लगेगा वो आप करिएगा, कोई इशू नहीं उसमें, बस ज्यादातर डिवीजन मेथड में आप करिएगा तो इजी होगा आपके लिए। सेकेंड में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी अभी एक एग्जांपल करके दिखाया, जैसे कि सपोज यहाँ पे दे रखा है 26 एंड 91, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल यूज करके हम लोग उसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे और एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस करके हम उसको इस तरह का वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला ठीक है। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। अच्छा, यहाँ पे दो के जगह तीन नंबर्स दिया हुआ है, तो दो के जगह तीन नंबर्स दिया हुआ है। एग्जाम्पल 4 जैसे तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, उसका कॉमन फैक्टर निकालो, उसका शॉर्टेस्ट व स्मॉलेस्ट, सॉरी शॉर्टेस्ट बोला, स्मॉलेस्ट पावर निकालो, वो हो गया एचसीएफ। फिर आपका पूरे का जितना भी फैक्टर्स है सबको लिखो, उसका ग्रेटेस्ट व लार्जेस्ट पावर को लिख दो, उसका प्रोडक्ट निकाल लो, वो हो गया तुम्हारा एलसीएम। हाँ ये देखो 4 नंबर पे क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 2 नंबर का दिया रखा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो 2 नंबर दे रखा है मतलब उसका प्रोडक्ट निकाल लेना है। एंड एचसीएफ दे रखा है और एचसीएफ को लाके डिवाइड कर देना है, तो एलसीएम निकल गया, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अब टू नंबर्स। यहाँ पे देखो ये हम लोग ने पहले से कर रखा है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाई एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखो जो पहला पढ़ाया था कि कोई भी नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर क्या जीरो जीरो के साथ एंड हो सकता है। देखो यहाँ पे दिया रखा है 6 टू द पावर n। अच्छा 6 टू द पावर n मतलब 6 को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 है, तो 2 तो मिल गया पर 5 नहीं मिला, तो उसी हिसाब से आप लिख सकते हैं, सो देयर इज नो साइन ऑफ 5 फॉर एंड विथ 0 वी नीड 2 into 2 and 5, so there is no sign of 5, so it is not possible to end with 0 of 6 to the power n with any natural number of n। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आता है 1-2 मार्क का। ये देख लो, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। अच्छा कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने तुमको बता दिया था कि क्यों कंपोजिट नंबर बोलते हैं, उसका फैक्टर क्या होगा, मोर देन 2। तो इस चीज को कैसे हम लोग दिखाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है, देख लो, हिंट दे देता हूं, आप सॉल्व करना। देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 ये हो गया, तो 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 दैट इज 13 इंटू 78। आज यू नो 78 इज इटसेल्फ ए इवन नंबर एंड उसका पहले से एक 2 हो गया, 1 एंड 7 ऐसे भी एक फैक्टर है, तो मोर देन 3 हो गया, तो 78 इज ए कंपोजिट नंबर है कि नहीं।
तो कंपोजिट नंबर के साथ कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई कर लो, ये तो कंपोजिट नंबर ही होगा ना। तो ऐसे इस तरह का हम लोग दिखा पाएंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, ये जो नंबर्स दिया गया है, वो एक कंपोजिट नंबर है। उसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन में आप 5 को कॉमन ले लो, उसका मल्टीप्लाई कर दो, +1 कर दो, वो एक कंपोजिट नंबर निकलेगा। और कंपोजिट नंबर के साथ कोई भी प्राइम नंबर आप मल्टीप्लाई कर दो, वो कंपोजिट नंबर ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ओके, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Robbie takes 12 minutes. Okay. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन को एक तरह का आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि सपोज मान लो कि ये एक सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, ओके, हो गया सर्कुलर फील्ड। यहां से स्टार्टिंग हो रहा है, दोनों दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन स्टार्टिंग कर रहे हैं? एक तो सोनिया कर रहा है और एक क्या कर रहा है? रॉबी। सोनिया को पूरा एक राउंड लगाने में 18 मिनट लग रहा है, ठीक। और रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट। तो जब रवि यहां से जाके यहां पे पहुंच चुका होगा, पर सोनिया कहां तक पहुंची है? सोनिया को टाइम लगेगा 18 मिनट, तो सोनिया तो बीच में कहीं पे होगा, ठीक। 12 मिनट में ये यहां पे कहीं पे होगा सोनिया, और रवि यहां पे होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको मिनिमम निकालना है कि कितना मिनट में दोनों का पोजीशन एक पॉइंट में जाके मीट होने वाला है। अच्छा, मिनिमम, लेस, और कितना कम टाइम में, इस तरह का सब्जेक्ट में क्या होगा? देखो, दो तीन बताया था ना, एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट। पर एलसीएम क्या है? एलसीएम होता है लीस्ट, और यहाँ पे एचसीएफ होता है हाईएस्ट। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है ना आपको? तो इस तरह का जब वर्ड यूज होता है कोई भी क्वेश्चन में, मिनिमम, लीस्ट, कितना कम समय में, उसमें आपको निकालना है एलसीएम। हाईएस्ट, कितना ज्यादा टाइम लगेगा उस चीज में, सब हाईएस्ट, मोर, इस सब वर्डिंग अगर यूज हुआ है क्वेश्चन में, आपको निकालना है एचसीएफ। तो इन दोनों का हम लोग को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 18 एंड 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे, 2 में जाएगा तो 9, ये हो गया 6, फिर 3 में जाएगा तो 3 एंड 2, तो एलसीएम क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, कितना हुआ? 6 इंटू 6, दैट इज 36 मिनट। तो ये बोल रहा है कि 36 मिनट में ये लोग फिर से एक पॉइंट में मीट होंगे। अच्छा, देख लेते हैं एग्जाम्पल करके। तो पहला जब 18 मिनट होगा, ये जो 18 मिनट होगा, यहाँ पे ये 12 मिनट में लेके रवि तो यहाँ पहुंच गया 12। फिर दूसरा जो 12 मिनट होगा, 24 आवर, 24 मिनट, यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट में। रवि का जो थर्ड राउंड होगा वो हो जाएगा 36 मिनट में, ठीक। तो रवि 36 मिनट में यहाँ पे है, पॉइंट ए में है। उसी तरह का सोनिया का जो 18 मिनट होगा, पहला 18 मिनट जब वो पूरा सर्कुलर कवर करेगी, तो फिर वो 18 मिनट यहाँ पे होगा। फिर दूसरा जो 18 मिनट होगा वो हो जाएगा 36 मिनट, फिर भी वही स्टार्टिंग पॉइंट में आगे। देखो, तो एटलीस्ट 36 मिनट लगेगा दोनों को एक पॉइंट में आके मीट करने के लिए। समझ में आया? तो उस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक वही है, वर्डिंग में ध्यान दो। अगर उस तरह का वर्डिंग यूज हुआ है तो एलसीएम निकालना है, अगर कम, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, इस तरह का वर्डिंग यूज हुआ है तो वहां पे आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है? ओके, इरेशनल नंबर ये होता है कि इसका जो डेफिनेशन है, द नंबर cannot be expressed
expressed as p by q form, and here also the condition is q not equal to 0. तो इरेशनल नंबर p by q फॉर्म में नहीं होता। बेसिकली ये बोलना चाहता है कि जो रेशनल नंबर नहीं होता है उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, बट इरेशनल नंबर को हम लोग p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि √2, √3, √5, पाई, √p, अगर p एक प्राइम नंबर हुआ तो ये सब इरेशनल नंबर में जाएंगे। तो आज हम लोग उसको प्रूव भी करेंगे कि √2 या √3 या √5 क्यों इरेशनल नंबर है, उसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। उससे पहले हम लोग एक थ्योरम प्रूव करेंगे, दैट इज थ्योरम 1.2। ओके, थ्योरम 1.2 क्या बोलता है? लेट p be a prime number if p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer। ओके, लाइन बाय लाइन समझेंगे। बोला क्या? लेट p ए प्राइम नंबर, ठीक है, लेट्स एग्जांपल 2 या 3 या 5 प्राइम नंबर। इफ p डिवाइड्स a या p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p आल्सो डिवाइड्स a, वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर। अगर कोई भी सपोज मान लो कि 2 है या 3 है, तो 6 के साथ 3 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। उसी हिसाब से 36 के साथ 3 भी डिवाइड हो जाएगा बाय ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे a हम लोग ले लिए 6 और p ले लिए 3, तो 6/3 ये भी डिविजिबल है, एंड a स्क्वायर कितना होगा? 36 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, 12। तो वही वो चीज बोल रहा है, अगर p एक प्राइम नंबर है और वो एक स्क्वायर के साथ डिविजिबल है, तो a के साथ भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको थ्योरम जैसा समझते हैं। ठीक, लेट्स एक एग्जांपल लेके समझते हैं, वो नहीं तो मैंने पूरे जनरली फॉर्म में यहाँ पे दिए रखा है, मैं पहले वो समझा देता हूँ, फिर मैं तुमको एग्जांपल लेके भी समझा दूंगा। ठीक है, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन of a, like a is equal to p1 into p2 dot pn। ओके, मान लो कि एक a कॉम्पोजिट नंबर है, उसका जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो p1 से लेके pn तक है। सो देन a स्क्वायर क्या हो जाएगा? उसी चीज को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, p1 into p2 dot pn, फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा p1 into p2 dot pn, राइट। और यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं p1 स्क्वायर into p2 स्क्वायर into dot pn का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे p डिविजिबल बाय a या p डिवाइड्स a या a डिविजिबल बाय p, तो यहाँ पे a स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय p है कि नहीं? तो उसी हिसाब से हम ये प्रूव किए कि अगर कोई भी प्राइम नंबर कोई भी कंपोजिट नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो उसका स्क्वायर भी उस प्राइम नंबर के साथ डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे ऊपर दिया, अगर p एक 3 हुआ एंड a हुआ 6, जो कि पहले से डिविजिबल है 6/3 दैट इज 2, ऑल्सो डिविजिबल कितना होगा? 36 के साथ भी वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। समझ में आया?
ये होता वो था थ्योरम नंबर 1.2। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि √2 √3 √2 प्लस ए √3 प्लस बी कोई भी चीज है, अगर इसको इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, कैसे वो इरेशनल नंबर हम लोग कैसे उसको प्रूव करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो पॉइंट सीबीएसई का जो भी जो 10th का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है और हर साल आप देखोगे तो हर बोर्ड में 2025 देख लो 2024 देख लो, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, चाहे वो 2 मार्क का या 3 मार्क का हो। ठीक है, तो थ्योरम 1.3 सॉरी 1.3 क्या बोल रहे, √2 इज इरेशनल। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे लिखते हैं, द वे ऑफ राइटिंग ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो कोई भी चीज को अगर हम लोग प्रूव करेंगे कि ये नहीं है, तो कोई भी चीज को अगर हम लोग देखेंगे कि अगर इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है, तो आइदर उसको झूठा कर लो, ये फॉल्स है। जैसे याद है हम लोग पिछले क्लास में क्लास 8 और क्लास 9 में एक बार हम लोग कर रहे थे कि प्रूव करो ये होगा, तो अगर हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि ये नहीं होगा तो ये भी फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। तो उसी तरह का प्रूव करने का एक तरीका ये है, अगर हम लोग इसको मान के चलें कि रेशनल है एंड वो प्रूव करे कि ये रेशनल नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये हो गया इरेशनल। राइट, मेरा बात समझ में है। तो पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि √2 इज ए रेशनल नंबर। राइट, उसके बाद हम लोग उसको प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा। सो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बट उसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका यह है, पहले तो हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। ओके, अगर हम लोग मान लिए कि ये √2 इज ए रेशनल नंबर, तो वी कैन एक्सप्रेस एज ए p/q फॉर्म। सो √2 कैन बी expressed as p/q फॉर्म। सो मैं ये लिख सकता हूं √2 इज इक्वल टू r/s, लिख सकता हूं, कोई भी फ्रैक्शनल या कोई भी रेशनल नंबर के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। सो और यहां पे क्या लिखेंगे, s नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि रेशनल नंबर का कंडीशन है। ओके, सो यहां पे क्या होगा, r एंड s आर दो को प्राइम होगा, तभी जाके हम लोग रेशनल नंबर, क्योंकि कोपाई के बारे में एक पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, s अगर यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2 इंटू एस इज इक्वल टू आर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। राइट, अच्छा, तो यहां पे मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू एस का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a² इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है कि नहीं। ध्यान से देखो, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अभी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। सो अभी हम लोग वो थ्योरम प्रूव किए, तो अकॉर्डिंग टू
थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स आर ऑल्सो, है कि नहीं। अभी अभी हम लोग पढ़े अगर कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो वो ए के साथ भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 2 आर स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है तो आर के साथ भी डिविजिबल होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, देन ये 2 so we can write r equal to 2q लिख सकते हैं। देन फॉर सम इंटीजर ऑफ q, अगर फिर r स्क्वायर क्या हो जाएगा 2q का होल स्क्वायर, दैट इज 4q स्क्वायर। अगर मैं आर स्क्वायर का वैल्यू यहां पे डालूं, सपोज ये इक्वेशन 1, पुटिंग आर स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 becomes 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहां पे फिर से वो लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स s स्क्वायर एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स s ऑल्सो, है कि नहीं। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिए थे कि √2 इज इक्वल टू r इंटू एस, एंड r एंड s आर द को प्राइम, बट हियर वी फाउंड 2 डिवाइड्स r and s both, so 2 is a factor of r and s, बट को प्राइम का लॉजिक क्या था, फैक्टर हमेशा एक ही होना चाहिए, बट यहां पे हमको क्या मिला 2 दोनों का फैक्टर है। तो सो दिस स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट मतलब वो सहमत नहीं है उससे जो हम लोग अज्यूम किए थे, कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumptions। √2 is a, that is √2 is a rational number, hence we can say that √2 is इरेशनल। क्या इरेशनल, समझ में आया। फिर से बता देता हूं एक बार फिर से, देखो पहले हम लोग क्या किया, हमको प्रूव करना है कि √2 इज ए इरेशनल। तो हम लोग एज्यूम किए कि √2 इज ए रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर है तो हमको पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिए तो आर बाई एस, उसको फिर हम लोग क्या किए स्क्वायरिंग किए। स्क्वायर करने के बाद ये पता चला 2 आर के साथ डिविजिबल हो रहा है, वो आर को एक्सप्रेस किए और एक नंबर के साथ 2q के साथ, जो उसको फिर जब रिप्लेस किया गया स्क्वायरिंग करके बाद फिर ये पता चला कि 2s का भी डिविजिबल है। तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया दोनों का, s का भी r का भी। तो इससे पता चला जो हम लोग अज्यूम किए थे कि r एंड s आर द को प्राइम, बट ये स्टेटमेंट क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया।
तो इससे क्या पता चला, जो हम लोग assumption लिए थे वो गलत है, तो वी कांट प्रूव कि रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। सो बाय डिफॉल्ट ये प्रूव हुआ कि रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, with same you can prove रूट 3 इज इरेशनल। सी, पहले रूट 3 को a बाई बी लेंगे, फिर उसको स्क्वायरिंग करेंगे, 3 आएगा फैक्टर दोनों का, a एंड b का, फिर उससे पता चलेगा कि रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। हियर देखो एग्जाम्पल 6, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। क्या इरेशनल? देखो पहले सिर्फ रूट 3 रूट 2 को हम लोग दिखा रहे थे कि ये इरेशनल है, अभी हम लोग क्या दिखाएंगे कि 5 माइनस रूट 3 भी इरेशनल है। ठीक है, उसी तरह का फॉलो करेंगे, पहले अज्यूम करेंगे कि ये रेशनल नंबर है, फिर हम लोग प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, और बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, तो ये देखेंगे, लेट अस अज्यूम 5 माइनस रूट 3 is rational. Okay, so we can express 5 minus root 3 in p by q फॉर्म। ठीक, समझ में आया? सो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, you can write, एक मिनट, we can write p by q। ओके, सो अगर 5 माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3, मैंने क्या किया, ये जो चीजें हैं ये इधर ले आया और इसको इधर लेके आ गया, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इसको अगर एलसीएम करेंगे तो क्यू 5q माइनस p इक्वल टू रूट 3। अच्छा, 5q माइनस p बाई q इज इक्वल टू रूट 3, बट सिंस p and q are integers, we can get 5q minus p by q is a rational number, है कि नहीं? So in that case रूट 3 इज रेशनल नंबर, है कि नहीं? अगर ये पूरा रेशनल नंबर हुआ, ये अगर पूरा रेशनल नंबर हुआ, ताहले रूट 3 ऑल्सो रेशनल नंबर होगा, बट इट कंट्राडिक्ट the theorem that is root 3 is irrational. So we can say that 5q minus p by q also irrational, and 5 minus root 3 is irrational। समझ में आया कैसे किया मैंने?
कोई भी अगर तुमको दिया गया है कि √3 के साथ कुछ ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके या डिवाइड करके कैसे उसको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। देखो यहाँ पे माइनस किया था, एग्जाम्पल 7 में देखो क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? जैसे जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक, तो पहला चीज वही हम लोग करेंगे, लेट अस assume 3√2 is rational, है कि नहीं। तो उसके बाद क्या करेंगे, 3√2 को हम लोग p/q फॉर्म में लिखेंगे, है कि नहीं। तो अभी ये क्या हो जाएगा, √2 = p/3q हो जाएगा, एंड p and q are integers, so we can get p/3q is irrational, सॉरी क्या क्या मिलेगा हमको, रेशनल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ऑन p और q आर इंटीजर्स, तो ये हो जाएगा रेशनल। बट इट contradict the theorem that is √2 is irrational. So we can say that 3√2 is irrational। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह का हम लोग कोई भी अगर प्रोडक्ट दिया गया है, और जैसे कि देखो एग्जांपल एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दोनों एडिशन भी दे दिया और मल्टीप्लिकेशन भी दे दिया। तो कोई भी अगर ऐसा दिया जाता है तो हम लोग उसको पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर उसको p/q फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको इंटीजर्स को साइड में लेके सिर्फ जो पहले से हमको पता है कि इरेशनल है, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, तो उस चीज को सेपरेट करेंगे। और ये जो चीजें हैं जो इंटीजर्स के हिसाब से लिखा गया है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड p एंड q आर इंटीजर्स होता है। तो जो इरेशनल नंबर नहीं है, जो रेशनल नंबर में हम लिख सकते हैं, उसको कैसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा थ्योरम 1.2 को 1.3 को, जो कि पहले से प्रूव्ड है कि √2, √3, √5, √7 आर इरेशनल नंबर्स। सो इन दैट केस इट कॉन्ट्राडिक्ट। ओके, सो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 में 3 + √5 2√5 also irrational। ओके, सो इन दिस चैप्टर हम लोग क्या क्या देखे, पूरा एक रिवीजन कर देते हैं, समरी में बोल देता हूं आपको। हम लोग देखे रियल नंबर देखे, हम लोग नंबर लाइन देखे, हम लोग प्राइम नंबर देखे, कंपोजिट नंबर देखे, हम लोग थ्योरम 1.1 पढ़े कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन देखे। प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरह का हम लोग करे, एक ट्री मेथड में किए, एक डिवीजन मेथड में किए। और पूरे जो कोई भी कंपोजिट नंबर कभी भी 0 के साथ एंड होगा कि नहीं, उसको कैसे देखना है वो भी मैंने आपको बताया। अगर कोई भी कंपोजिट नंबर में जो फैक्टर है वो 2 और 5 2 एंड 5 नहीं है तो वो 0 के साथ एंड नहीं होगा, वो देखे। फिर HCF देखे, LCM देखे,
उसको कैसे निकालना है वो भी देखे डिवीजन मेथड में, और उसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े क्या ना, HCF ऑफ टू नंबर इनटू LCM ऑफ दैट टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। ओके, वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी HCF देता है, LCM नहीं देता है, उसको निकालना हमको पता है। कभी कभी देता है कि दोनों का LCM और HCF दोनों का निकालो थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसका भी फॉर्मूला हम लोग देखे। LCM ऑफ टू नंबर जो कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, क्या देखें, कोई भी जो जितना भी फैक्टर इन्वॉल्व है उनका ग्रेटेस्ट पावर कितना है उसका प्रोडक्ट। HCF कैसे निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखें, अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे ना, जो कॉमन फैक्टर है उनका मिनिमम पावर जितना है उसको लेके उसका प्रोडक्ट अगर निकाल देंगे तो उसका HCF निकल जाएगा, वो देखे थे। आज हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में ये देखे कि कोई भी जो नंबर है √2, √3, √5, √7, √11, कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। पाई ऑल्सो ए इरेशनल नंबर, 22/7 हम लोग बोलते हैं, नहीं तो 1.414 भी लेते हैं हम लोग। फिर उसको कैसे प्रूव किए, कोई कैसे √2 इज ए इरेशनल नंबर, उसको कौन सा प्रोसीजर, कैसे वे ऑफ राइटिंग, वो भी मैंने बताया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन √5 इज ए इरेशनल, सेम यहाँ पे तीनों क्वेश्चन वही है, प्रूव करो कि ये पार्ट इरेशनल है, और मैंने आपको पहले से ये बता रखा है। सो इन दिस चैप्टर ये सब हम लोग कवर किए। ओके, विद दिस ये तुम्हारा CBSE क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अगर तुमको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है या लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि कैसे इसको लिखा जाता है। ओके, ठीक है, तो डू लाइक, सब्सक्राइब, और क्या ही बोलूं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 2। ठीक, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।